All right, class 9. Now we move on to the lecture 2 of the story of village Palampur. Okay, in this we will see the factor of production. Okay, organization of production, and every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which is known as factors of production. तो आपने इकोनॉमी में देखा था कि प्रोडक्शन हमें करना होता है, प्रोडक्शन को बढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री को, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. तो ये प्रोडक्शन होता कैसे है, इसके क्या इसके फैक्टर्स होते हैं जो इसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं या जिन पे ये डिपेंड होता है. तो फैक्टर जो है इसके वो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ओके, लैंड इंक्लूड ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, सोयल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एटसेट्रा. तो लैंड में आपको मिलेगा आपका सोयल, आपका वाटर, आपका फॉरेस्ट, मिनरल एटसेट्रा. तो लैंड जैसे आप खेती करेंगे तो आप लैंड पे करेंगे, आपको कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो फैक्ट्री आपकी लैंड पे सेटअप होगी, उसके लिए आपको लैंड चाहिएगा. तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है. किसी भी प्रोडक्शन को अगर आप लें तो उसके लिए आपको लैंड सबसे पहले चाहिए होता है, और जो पूरी तरह से नेचुरल है, इंसान से कभी नहीं बन सकता. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट फिजिकली एंड मेंटली. सेकेंड, यू नीड लेबर, जो इस पे काम करेगा, चाहे वो किसान है, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाला कोई वर्कर है, तो वो फिजिकली और मेंटली अपना यहां पर कंट्रीब्यूशन देगा और प्रोडक्शन को बढ़ाएगा. थर्ड, फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल टू टाइप्स होती हैं. फर्स्ट, फिक्स कैपिटल, जिसमें आपका टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स आती हैं जो फिक्स हैं. सेकंड आपकी आती है वर्किंग कैपिटल, जिसमें आपको रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, ये इसके एग्जांपल होते हैं. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पे ध्यान रखेगा. दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल. ओके, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल एंड व्हाट आर इट्स फॉर्म. तो फिजिकल कैपिटल इज द third requirement for production and it has 2 types, fixed capital and working capital. Okay, there is fourth requirement called human capital, और fourth requirement होती है human capital, जो प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, human resource. तो उसके लिए डिटेल में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे. नाउ फार्मिंग इन पालमपुर. अब पालमपुर में देखते हैं फार्मिंग कैसे की जाती है. लैंड इज फिक्स. फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, लैंड टोटली नेचुरल है, तो इसको आप कभी भी बढ़ा नहीं सकते हो. ओके, सो इन पालमपुर 75% ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन फार्मिंग. ओके, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. पालमपुर में सभी जमीन पर जो अवेलेबल है खेती की जाती है, किसी भी जमीन को खाली नहीं छोड़ा जाता. क्यों? क्योंकि पालमपुर के पास एक बहुत ही बेस्ट सिस्टम है इरिगेशन का. और इरिगेशन का इसलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काफी पहले आ गई थी और यहाँ पर ट्यूबवेल से इरिगेशन की जाती है. सो दैट मेक्स पालमपुर अ डेवलप्ड विलेज. तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव का एक मॉडल आप कह सकते हैं. जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहां पर डेवलपमेंट काफी बेटर है बाकी उसके मुकाबले. तो इंडिया में नॉट ऑल विलेजेस हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन. इंडिया में अगर आप प्लेट्यू रीजन में जाएंगे, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potato as the third crop. In Palampur किसान जो है वहां के काफी अच्छी पैदावार ले रहे हैं. वो साल में 2 फसलें तो लेते ही हैं और पिछले कुछ सालों से उन्होंने थर्ड क्रॉप भी लेना स्टार्ट कर दिया, जो पोटैटो, यानी बीच में जो की जाती है. जैसे आपको पता है खरीफ और रबी सीजन होते हैं हार्वेस्टिंग के क्रॉप्स के, और उनके बीच का जो जायद सीजन होता है उसमें आप पोटैटो या कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, आप फार्मिंग में अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. और जब आप ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग आउटपुट मार्केट में बेचेंगे और आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा. In Palampur, the yield of wheat grown from traditional variety was 1300 kg per hectare. Now, with HYV seeds, this is went up to 3200 kg per hectare. और ये पालमपुर में इस वजह से हो पाया है because of the green revolution की वजह से HYV seeds आए हैं और इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हुई है, पेस्टिसाइड्स अच्छे आए हैं, फर्टिलाइजर अच्छे हैं. तो उसकी वजह से जो पैदावार कभी 1300 किलो पर हेक्टेयर थी वो अब 3200 किलो पर हेक्टेयर हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम बेटर. 2.5 गुना ज्यादा अब किसान अपने खेत से अनाज पैदा कर रहा है. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चेंज इन फार्म एक्टिविटीज. तो फार्म एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट चेंज कैसे आया है. लैंड अंडर कल्टिवेट इज वर्चुअली फिक्स. तो ये प्रैक्टिकली फिक्स किया जाता है.
इसके अलावा सम वेस्टलैंड जो हमारा जो बंजर जमीन थी उसको भी हमने खेती लायक बनाया है 1960 के बाद से। जैसे आपके पास ज़्यादा अच्छे फर्टिलाइजर आए हैं, आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हुई है, इलेक्ट्रिसिटी आई है, तो आपने क्या किया है, जो बंजर जमीनें होती थी वहां पर भी अब खेती पॉसिबल हुई है। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? तो ये जो सेम लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन लेने का तरीका है, ये क्या कहलाता है? ओके, इसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। Over the year, there have been important change in the way of farming, which have allowed the farmer to produce more crops from the same amount of land. Okay, what is multiple cropping? To grow more than one crop on a piece of land during a year. साल में एक खेत से एक से ज्यादा फसलें पैदा करना, लेना, ये मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। और मल्टीपल क्रॉपिंग कब पॉसिबल होती है? जब आपके पास सारा सिस्टम डेवलप हो, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, तो ये सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कहलाते हैं। ओके, दिस इज नोन एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। नाउ विल द लैंड सस्टेन? आपने देखा कि इतना ज्यादा बेटरमेंट हुआ है एग्रीकल्चर का, तो क्या उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी आया है? यस, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल ऑन इट्स यूज। तो लैंड जो हमारा नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, तो इसका काफी ध्यान से यूज करना होता है। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। और साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि इंसान ने अपने मॉडर्न फार्मिंग मेथड से नेचर को काफी ओवर यूज किया है, जो भी लैंड है, सोइल है, वाटर है, तो इसकी वजह से हमने इसका काफी नेगेटिवली इंपैक्ट इन पर डाला है। इन मैनी ईयर ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जहां हमारी अनाज की पैदावार को बढ़ा रही थी, उसके साथ साथ इसने हमारी फर्टिलिटी को भी घटाया है, हमारे वाटर टेबल को घटाया है। तो जहां इसने हमें फूड प्रोडक्शन में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया है, वहीं इसने हमारे रिसोर्सेस को भी एक्सप्लॉइट किया है। तो दिस इज नोन एज द इम्बैलेंस। ओके, तो ये इम्बैलेंस है काफी तगड़ा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में आप एग्रीकल्चर या कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी मिट्टी, आपका लैंड, आपका वाटर अगर नहीं होगा तो फिर आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो दैट इज वाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है कि आप बिना कोई नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करें, लेकिन हम यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये एक डेवलपमेंट है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक देश के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब जो है, वहाँ पर हरियाणा, पंजाब में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की गई थी। तो पंजाब में हालत ये हो चुकी है कि केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के कारण वहाँ की जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा पुअर हो चुकी है कि पंजाब का फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है। जहाँ पहले 10 kg या 10 किलो फर्टिलाइज़र डालना होता था, वो क्वांटिटी अब 20 kg हो चुकी है। तो ये फर्टिलाइज़र की जो क्वांटिटी है ये ज़मीन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, तो उसको आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा है पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करके। और केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो हमेशा ज़मीन में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये ज़मीन में रहकर प्लांट्स के अंदर आ जाता है और वाटर ग्राउंड जो हमारा वाटर है वहाँ पर ये चला जाता है। तो ये फिनिश नहीं होता, ये केमिकल हमेशा रहता है, चाहे हमारे अनाज में रहे, चाहे हमारे ग्राउंड वाटर में रहे। और यही एक रीज़न है कि आज के टाइम पे आप देखेंगे तो पंजाब से ट्रेनें भर भर के कैंसर पेशेंट आते हैं दिल्ली में इलाज कराने। तो ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हम पर पड़ा है। Now point the answer of this question. You have read about the factor of production in lecture 2. So what do you think about these? What is the difference between multiple cropping and modern farming method? Multiple cropping और modern farming method में क्या difference है? What is the working capital required by the farmer using modern farming method? Modern farming करने के लिए वर्किंग कैपिटल कौन सी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी किसान के लिए?
मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। और आज के टाइम पे मॉडर्न फार्मिंग अगर आपको करनी है, नए जमाने की खेती अगर आपको करनी है, तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए पहले के मुकाबले। ऐसा क्यों है? तो दीज आर द क्वेश्चंस विल मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर बेटर। ओके, सो until we will move to the third lecture and we will see about more non farming activities. These all are the farming activities. Okay, so कल हम बात करेंगे लेक्चर 3 में चैप्टर के अगले हिस्से के बारे में। So until then, stay safe, stay tuned. Thank you.